नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या अकादमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और विद्याध्ययन में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आपके टेट, सीटेट और एस्टेट लेवल पर क्रमशः 30 और 10 सवाल आते हैं, मैं 30 में 30 और 10 में 10 आपको दिलाऊंगा, बशर्ते आप हमारे साथ ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहिए। हम आपके साथ ईमानदारी, निष्ठा और श्रद्धा से मित्रों लगे हैं तथा हमारी टीम भी आपके साथ पूर्णतः ईमानदारी से ही लगी है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर होगी, जिससे जो मैं बोलूं, बताऊं, उसको आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। इससे यह होगा मित्रों कि आपके द्वारा ही बनाया गया एक अच्छा सा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आपको देखने में, बार बार पढ़ने में, कंठस्थ करने में तथा समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर भी मित्रों, हमारी टीम और मैं आपको प्रिंटेड नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। मित्रों, आप इससे निश्चित रहिएगा। मित्रों, आज की कड़ी में जो हमारा टॉपिक है मित्रों, वह है संस्कृत व्याकरण मंगलाचरण। इन 3 टॉपिक पे मित्रों आज हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत क्या है, संस्कृत की प्रकृति प्रत्यय क्या है, व्याकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है, मंगलाचरण क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्या प्रयोजन है, इत्यादि इन 3 टॉपिक में मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम टॉपिक। जो आपका प्रथम टॉपिक है वह है संस्कृत। मित्रों, आप इसको नोट कर लिए होंगे और हेडिंग आप डाल लीजिएगा संस्कृत, अर्थात संस्कृत क्या है, इसकी प्रकृति प्रत्यय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। मित्रों, आप लिखिएगा संस्कृत की परिभाषा। मित्रों, इसकी परिभाषा आप लिखिए परिभाषा। परिभाषा सम्यक रूपेण कृतम इति संस्कृतम। ये आपकी डिफिनेशन है मित्रों संस्कृत पद की। सम्यक रूपेण कृतम इति संस्कृतम, सम्यक रूपेण कृतम इति संस्कृतम। मित्रों, आपसे सवाल हो सकता है सम्यक रूपेण कृतम इति ... अर्थात आपको फिल इन द ब्लैंक करने के लिए वो बोलेगा कि इसके आगे आप क्या भरेंगे, संस्कृत पद भरेंगे कि व्याकरण पद भरेंगे कि अव्यय भरेंगे कि उपसर्ग भरेंगे। तो मित्रों, आप जैसा परिभाषा से देख रहे हैं कि सम्यक रूपेण कृतम इति संस्कृतम, अर्थात 4 ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में जहां पर आपको जिस ऑप्शन में संस्कृत पद दिखे उस संस्कृत पद को आपको फिल कर देना चाहिए, क्योंकि सम्यक रूपेण कृतम इति संस्कृतम ऐसा परिभाषा में बताया गया है। मित्रों, तो आपको मैं आशा करता हूं यहां यदि आप फिल इन द ब्लैंक के लिए देगा तो आप संस्कृत पद भर सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मित्रों, हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अर्थात जो भाषा अच्छी प्रकार से शुद्ध, परिमार्जित
परिमार्जित अलंकृत निर्दोष एवं निर्मल हो चुकी है, उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। ये मित्रों आपका संस्कृत वाली लाइन का हिंदी अनुवाद है। सम्यक रूपेण कृतम इति संस्कृतम, अर्थात जो भाषा अच्छी प्रकार से शुद्ध हो चुकी है, क्या हो चुकी है? शुद्ध हो चुकी है, प्रस्कृत हो चुकी है, परिमार्जित हो चुकी है, अलंकृत हो चुकी है, निर्दोष हो चुका है और निर्मल हो चुकी है, उस भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। यही आपका मित्रों संस्कृत लाइन का भावार्थ है। तो सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से, भली भांति, कृतम मीन्स की जा चुकी है। क्या की जा चुकी है? शुद्ध की जा चुकी है, प्रमार्जित की जा चुकी है, अलंकृत की जा चुकी है, निर्दोष हो चुकी है, निर्मल हो चुकी है, उस भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। उस भाषा को हम क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा कहते हैं। जो अच्छी प्रकार से, भली भांति, खूब अच्छे इत्मीनान टाइम से, टाइम निकाल करके, बहुत अच्छे उपयुक्त टाइम को देख करके, शुभ घड़ी पे अच्छी प्रकार से जो कृतम अर्थात शुद्ध, प्रस्कृत, प्रमार्जित, अलंकृत इत्यादि कर दी जा चुकी है, उस भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। उस भाषा को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा कहते हैं। मित्रों आपसे हिंदी में भी सवाल हो सकता है कि जो भाषा अच्छी प्रकार से शुद्ध हो चुकी है, उस भाषा को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर मित्रों होना चाहिए संस्कृत, ना कि इंग्लिश, ना कि हिंदी। मित्रों इंग्लिश में भी लैटिन, ग्रीक इत्यादि भाषाओं का समायोजन है, इसीलिए इंग्लिश भी शुद्ध नहीं है। हिंदी भाषा में उर्दू और फारसी, ग्रीक इत्यादि भाषाओं का भी समायोजन है, इसलिए हिंदी भाषा भी शुद्ध नहीं है। एकमात्र भाषा मित्रों आपकी जो शुद्ध है वह है संस्कृत भाषा। मित्रों संस्कृत भाषा में केवल आपके संस्कृत के पद ही मिलेंगे, इसीलिए संस्कृत भाषा को हम संस्कृत भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अन्य भाषाओं का समायोजन नहीं है और यह अच्छी प्रकार से शुद्ध है, प्रस्कृत है, अलंकृत है, प्रमार्जित इत्यादि हो चुकी है। अब इसमें कुछ करने को शेष नहीं है। जो भी कुछ करना था, शुद्ध करना था, प्रमार्जित करना था, अलंकृत करना था, सजाना था, क्रम करना था, सही ढंग से उसको रखना था, जो भी कुछ करना था मित्रों वह हमारे आदि कवि, आदि लेखक, महर्षि इत्यादि मुनि ने उसको कर दिया है। मित्रों अब जो कुछ हमको करना है केवल बना बनाया है, हम उसको खाना है, उसको हमें खाना भर है, अर्थात पढ़ना है और पढ़ करके हमको ज्ञानार्जन करना है और ज्ञानार्जन हो के हमको अध्यापक बनना है। मित्रों आपका इतना भर काम है कि जो लिखा है आप उसको डेफिनेशन जान जाइए।
उसकी परिभाषा जान जाइए, उसकी प्रकृति प्रत्यय जान जाइए, आपके लिए इतना पर्याप्त है। एक सर्विस के लिए इतना पर्याप्त होता है कि सम्यक रूपेण कृतम इत डॉट डॉट आपको फिल करना है संस्कृत पद। क्या फिल करना है? संस्कृत पद। इतना आपके लिए उपयुक्त है मित्रों। आपको इस पर पीएचडी नहीं करना है। ईश्वर करे आप जब पीएचडी करें तो संस्कृत भाषा के किसी टॉपिक को लेकर को आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं, प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं, अथवा मिडिल का टीचर बनने जा रहे हैं, इंटर कॉलेज के लेक्चर बनने जा रहे हैं, तो इन सब दृष्टियों को देखते हुए आपको इतना भर करना है कि हमको संस्कृत का अनुवाद जानना है और संस्कृत की लाइन को जानना है। मित्रों, यही दो ही टॉपिक आपसे पूछा जाता है। आपसे फिल इन द ब्लैंक के लिए पूछ सकता है, अथवा आपसे संस्कृत पद की प्रकृति प्रत्यय पूछ सकता है, अर्थात धातु, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि पूछ सकता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं ये आपकी संस्कृत वाली लाइन, संस्कृत की जो परिभाषा है, समझ में आ गई होगी कि जो भाषा अच्छी प्रकार से शुद्ध हो चुकी है उस भाषा को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। मित्रों, यह जो आपका संस्कृत पद है यह एक विशेषण है, अर्थात यह आपके विशेषण के समान करता है। अर्थात इस संस्कृत पद का विशेष्य आपका कुछ और है और विशेषण आपका संस्कृत है। इस संस्कृत पद का अर्थ होता है शुद्ध, प्रस्कृत, प्रमार्जित, अलंकृत। अर्थात संस्कृत पद एक विशेषण है। क्यों मित्रों विशेषण है? क्योंकि संस्कृत पद में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और ता प्रत्यय का प्रयोग होने पर इससे बने हुए सारे शब्द विशेषण होते हैं। अर्थात ये जो संस्कृत पद है यह आपके भाषा का विशेषण है। यह पद आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हो सकता है, क्योंकि संस्कृत पद में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ता प्रत्यय तीनों लिंगों में चलते हैं, सातों विभक्तियों में चलते हैं। मित्रों, ये एक आपका समझो कि ये एक मतलब यूं कह सकते हैं कि जैसे हम लोग किस्सा पूछते हैं कि बताइए क्या होगा, उसी प्रकार से ये एक किस्सा के समान है कि जो अच्छे प्रकार से शुद्ध, प्रस्कृत एवं प्रमार्जित है उस भाषा को क्या कहते हैं? तो वह भाषा एकमात्र भाषा है संस्कृत भाषा। तो मित्रों, यह इस शब्द का, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध, प्रस्कृत, प्रमार्जित, अलंकृत। यह एक हमने बताया कि यह एक विशेषण है। यह विशेषण आपका हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। आप यूं कह सकते हैं, एषः बालकः संस्कृतः, संस्कृतः। यह बालक जो है संस्कारित है, अर्थात यह बालक का आपका विशेषण हो गया संस्कृत। किसका विशेषण हो गया मित्रों? बालक का विशेषण हो गया। यह आप संस्कृत स्त्रीलिंग में बना सकते हैं, ऐसा बालिका, बालिका संस्कृता, संस्कृता। यह बालिका जो है संस्कारित है, अलंकृत है, पढ़ी लिखी है, शुद्ध है, निर्दोष है, निर्मल है। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब है ये जो संस्कृत पद है यह विशेषण है। आपका विशेष कोई भी हो सकता है। आपका विशेष दिलीप हो सकते हैं, मोहन हो सकते हैं, रेखा हो सकती हैं, गीता भी हो सकती हैं। यह आपका विशेषण किसी भी विशेष का हो सकता है। आपका एतत्, एतत् फलम संस्कृतम, एतत् फलम संस्कृतम। अब यह नपुंसकलिंग में हो गया कि जो यह फल है मित्रों अच्छा है, दाग धब्बा इत्यादि नहीं है, सड़ा इत्यादि नहीं है, खूब अच्छा सा है, शुद्ध है, निर्दोष है, निर्मल है, अलंकृत है, अच्छा है। तो हमारे कहने का मित्र आशय इतना है कि जो संस्कृत पद होता है
अर्थात जो ता प्रत्यांत शब्द होते हैं वह विशेषण बनाते हैं। वह क्या बनाते हैं? विशेषण बनाते हैं। अर्थात यह संस्कृत पद आपका विशेषण है। और किसका विशेषण है? किसी विशेष भाषा का विशेषण है। किसी विशेष भाषा का। वह भाषा आपका संस्कृत भाषा है मित्रों। तो मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। और दूसरी आप मित्रों हेडिंग डाल लीजिएगा, संस्कृत पद की प्रकृति एवं प्रत्यय। संस्कृत पद की प्रकृति एवं प्रत्यय। प्रकृति एवं प्रत्यय। संस्कृत पद की प्रकृति एवं प्रत्यय। मित्रों आपसे सवाल होगा कि संस्कृत पद में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है कि संस्कृत पद में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। ऐसा बोलना, ऐसा कहना, ऐसा बताना प्रकृत प्रत्यय कहलाता है। प्रकृत का अर्थ मित्र होता है धातु और प्रत्यय का मतलब प्रत्यय होता है मित्रों। तो आप संस्कृत पद का संस्कृत पद में जो प्रकृत प्रत्यय है मित्रों वह है सम, सुट, क्री और ता। कौन सा प्रत्यय है मित्रों? ता प्रत्यय है। इसमें सम, सुट, क्री, ता से क्या बनता है? संस्कृत पद बनता है। सम, सुट, क्रीता से क्या बनता है? संस्कृत पद बनता है मित्रों। सम, सुट, क्रीता से क्या बनता है? संस्कृत पद बनता है। अब यहां पर सम आपका क्या है मित्रों? सम आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। सुट क्या है मित्रों? आपका आगम है। सुट क्या है? आगम है। क्री क्या है? धातु है, अर्थात आपकी वर्ब है, क्रिया है। और ता क्या है? आपका प्रत्यय है। ये आपका प्रत्यय है मित्रों। आपसे सवाल होगा कि संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृत पद में आपका उपसर्ग सम है। संस्कृत पद में किसका आगम हुआ है? तो संस्कृत पद में आपका सुट का आगम हुआ है। आप नुट का आगम ना लगाइएगा मित्रों, धुट का आगम ना लगाइए, ये ऑप्शन आपका गलत है। संस्कृत पद में सुट का आगम है, नुट, धुट इत्यादि का आगम नहीं है। आपसे सवाल होगा कि संस्कृत पद में किसका आगम हुआ है? तो मित्रों संस्कृत पद में किसका आगम हुआ है? सुट का आगम हुआ है। संस्कृत पद में कौन सी धातु है? कौन सी आपकी वर्ब है, क्रिया है? तो संस्कृत पद में आपकी जो धातु है वह क्री करणे धातु है, अर्थात करने के अर्थ में। और आपका जो प्रत्यय है मित्रों आपका ता प्रत्यय है। जो ता प्रत्यय होते हैं वह भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं मित्रों। किस काल में प्रयुक्त होते हैं? ये भूतकाल में होते हैं। भूतकाल किस काल में होते हैं मित्रों? भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। भूतकाल का मतलब जो व्यतीत हो चुका है, अर्थात यह कार्य की समाप्ति का सूचक होता है ता प्रत्यय मित्रों। और ता प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होता है। ता प्रत्यय निष्ठा संज्ञक, निष्ठा का अर्थ है मित्रों समाप्ति होता है, अर्थात किसी कार्य की समाप्ति का सूचक होते हैं ता प्रत्यय। ता प्रत्यय का मित्रों शेष जो बचता है वह ता ही बचता है, वह ता ही बचता है। ता प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में चलते हैं, अर्थात पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में मित्रों चलेंगे ता प्रत्यांत शब्द।
तो मित्रों मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि पूछे संस्कृत पद में किसका आगम हुआ है तो सुट का आगम हुआ है। संस्कृत पद में कौन सी धातु है? संस्कृत पद में क्री करणे धातु है। करने के अर्थ में, क्या करने के अर्थ में? शुद्ध करने के अर्थ में, अलंकृत, प्रमार्जित इत्यादि के अर्थ में। उसके बाद आपका ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय भूतकाल में होता है, निष्ठा संज्ञक होता है। ता प्रत्यय का शेष ता बचता है। ता प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति के सूचक होते हैं। मित्रों मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों इसमें आप देख रहे होंगे कि संस्कृत पद में हमको मां नहीं दिखाई दे रहा है, यह मां अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है, वह सूत्र से हो गया है। आपका सूत्र से कोई लेना देना नहीं है मित्रों। टेट सीटेट इत्यादि में सूत्र से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि धातु बताइए, प्रत्यय, उपसर्ग बताइए, सूत्र कभी नहीं पूछा जाता है। मित्रों आपका सुट में टा नहीं दिखाई जा रहा है, इसका भी लोप हो गया है मित्रों। और आपका ता प्रत्यय का जो का है यह भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यह भी मित्रों सूत्र से लोप हो गया है। ये मित्रों ये सभी आपको यदि सूत्र को जानना है और सूत्रों की व्याख्या जाननी है तो हमारी आने वाली पुस्तक आपके हाथ में अतिशीघ्र होगी। मित्रों उस पुस्तक में हमने समस्त विवेचन कर दिया है कि किस सूत्र से कौन सा क्या इत संज्ञा हुई है, किस सूत्र से किसका लोप हुआ है, ये समस्त सूत्र मैंने वहां पर बता दिया है। मित्रों जैसा कि आप सुन भर लीजिए कि लसक तद्धते से ककार की इत संज्ञा और तस्लोपः सूत्र से लोप हो जाएगा। उसके बाद ताकि हलंत्यम सूत्र से संज्ञा तस्लोपा से लोप हो जाएगा। सकार में जो उकार है, शकार में जो उकार है उसकी उपदेश अजन अनुनासिक से संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो जाएगा। मित्रों तो आपका ये आधा सा ही बचेगा। मित्रों अब यहां पर एक आपका सूत्र काम कर रहा है मां में और सा में नष्टा पदांतर झल से, वहां पर मां का अनुस्वार हो गया है। मित्रों आप सुन भर लीजिए, बाकी इसको आपको टेट सीटेट अथवा एस्टेट में कोई लेना देना नहीं होता है। ये समस्त सूत्रों की व्याख्या हम आपको अपने पुस्तक के माध्यम से बता देंगे। यदि आपको सूत्र की व्याख्या जाननी है तो हमारी पुस्तक आपके हाथों में अतिशीघ्र होगी। मित्रों ये समस्त सूत्रों का व्याख्या हम वहां अपने पुस्तक में बता देंगे। मित्रों मैं आशा करता हूं ये समस्त चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है मित्रों वह है व्याकरणम। क्या है? व्याकरणम है। हेडिंग मित्रों डाल लीजिएगा व्याकरणम। आपकी हेडिंग है व्याकरणम। व्याकरणम 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 है। मित्रों अब सर्वप्रथम आपको जानना होगा कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, उपयोगिता क्या है, इसकी प्रकृत प्रत्यय क्या है, डिफिनेशन क्या है। मित्रों यही आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मित्रों आप हेडिंग डाल लीजिएगा व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा और परिभाषा संस्कृत की लाइन लिख लीजिएगा मित्रों। व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः शब्दाः अनेन अनेन इति व्याकरणम इति व्याकरणम।
मित्रों आप इसको नोट कर लीजिए। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया जाए उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहा जाता है। शब्दों या पदों पर अनुशासन करने के कारण व्याकरण को शब्दानुशासन या पदानुशासन भी कहते हैं। व्याकरण किसी भी भाषा का संविधान होता है। क्या होता है? संविधान होता है, कानून होता है, लॉ होता है। संविधान होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है पदों का व्युत्पादक। पदों या शब्दों का व्युत्पादक। मित्रों मैं आशा करता हूं ये आप इसको नोट कर लिए होंगे मित्रों। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इत व्याकरणम्।
अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया जाए उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। मित्रों, व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र भी कहा जाता है। शब्दों या पदों पर अनुशासन करने के कारण इसे शब्दानुशासन या पदानुशासन भी कहा जाता है। मित्रों, व्याकरण किसी भी भाषा शास्त्र का संविधान होता है, कानून होता है, लॉ होता है। मित्रों, ये आपको भले ही भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ, भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ, लेकिन यह व्याकरण भाषा पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। मित्रों, कॉन्फिडेंस जमाया हुआ है। यही भाषा में पूछता है मित्रों कि इस पद में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। ये इसका जन्म मित्रों व्याकरण का भाषा के बाद हुआ है। किसी भी भाषा का जन्म, किसी भी भाषा के बाद उसका व्याकरण का जन्म होता है। ऐसी लोक में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका अभी तक व्याकरण नहीं बन पाया है। हो सकता है फ्यूचर में बने, लेकिन संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वह व्याकरणम है। मित्रों, तो यह व्याकरण पद ही आपके भाषा को देखता है कि कौन सा छंद है, अलंकार है, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि कौन पूछता है? भाषा ही मित्रों पूछता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं आप इसको नोट कर लिए होंगे। और हेडिंग दूसरी डाल लीजिएगा मित्रों, प्रकृति एवं प्रत्यय। प्रकृति एवं प्रत्यय। व्याकरण शब्द में हम लोग देखेंगे प्रकृति एवं प्रत्यय, अर्थात कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है इत्यादि का विवेचन हम प्रकृति एवं प्रत्यय में मित्रों करते हैं। तो आप व्याकरण पद का प्रकृति एवं प्रत्यय लिख लीजिए, जो कि यह इस प्रकार है। बी आंग क्री और ल्यूट प्रत्यय है। बी आंग क्री ल्यूट। बी आपका मित्रों क्या है? उपसर्ग है। आंग क्या है? यह भी उपसर्ग है। क्री क्या है? आपकी धातु है, वर्ब है, क्रिया है। ल्यूट क्या है मित्रों? आपका प्रत्यय है। मित्रों, ल्यूट प्रत्यय का शेष जो बचता है वह अन बचता है। शेष क्या बचता है? अन बचता है। ल्यूट प्रत्यांत शब्द नित्य नपुंसक लिंग में होते हैं, अर्थात जिस शब्द में ये लगेंगे, जिस धातु में लगेंगे, जिस क्रिया में लगेंगे, वह पद आपका नपुंसक लिंग में होगा। वह भी मित्रों नित्य होगा, वैकल्पिक नहीं होगा। मित्रों, इसका हलंतम से इत संज्ञा तसलोपा से लोप और लकार की लसक तद्धसे से इस संज्ञा और तसलोपा से लोप हो जाएगा। तो ल्यूट का जो आपका यू बच रहा है, योर ना को सूत्र आएगा, यू को अन आदेश कर देगा। मित्रों, आपका लेकिन व्याकरण में आपको ड़ा और म दिखाई दे रहा है और यहाँ ल्यूट का आपका ना दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो ल्यूट में आपका शेष अन बचा है, इस ना को रसाभ्याम नोड़ह समान पदे से हम ना को ड़ा आदेश कर देते हैं, तो यही ना आपका जा करके ड़ा बन जाता है। ये समझ सूत्र का विवेचन हम अपनी पुस्तक में मित्रों बता देंगे, फिर भी आपका इसके सूत्रों से कोई लेना देना नहीं होता है। बस आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है कि संस्कृत अथवा व्याकरण पद में उपसर्ग प्रत्यय धातु बताना। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आपकी परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा कि व्याकरण पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो व्याकरण पद में आपका बी उपसर्ग का प्रयोग है, आंग उपसर्ग का प्रयोग है,
क्री धातु है और आपका ल्युट प्रत्यय है। मित्रों ल्युट प्रत्यांत शब्द नित्य नपुंसक लिंग होते हैं। किस लिंग में? नपुंसक लिंग में होते हैं, अर्थात इससे बना हुआ शब्द आपका नपुंसक लिंग में होगा। अर्थात व्याकरण पद आपका किस लिंग में है? व्याकरण पद मित्रों आपका नपुंसक लिंग में है। क्यों नपुंसक लिंग में है? क्योंकि लुट प्रत्यय लगा है, इसलिए व्याकरण पद किस लिंग में हो गया? आपका नपुंसक लिंग में हो गया। मित्रों तो इसके समझ सूत्रों की चर्चा आपको हम अपनी पुस्तक में मित्रों बताएंगे। इसके सूत्रों से आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका यड़ संधि काम कर रहा है और जो काम में री है, यहाँ पर री का गुण मित्रों क्या होता है? अर होता है। और ल्युट प्रत्यय का जैसे मैंने बता दिया, यू शेष बचा, यू का योर नाको से अन आदेश हुआ, उसके बाद जो अन का ना है रसाभ्याम नोड़ा समान पदे से ना को रा आदेश हो गया। तो मित्रों मैं आशा करता हूं आज आपने संस्कृत एवं व्याकरण पद की प्रकृति प्रत्यय तथा परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे तथा अच्छे से इसको आप नोट कर लिए होंगे। मित्रों आज की क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।